जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता ने जियोपॉलिटिक्स पर एक किताब लिखी है और ये किताब है कोलोनाइजेशन क्रूसेड एंड फ्रीडम ऑफ इंडिया। ये किताब लिखी है वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी जी ने। सर, मैं सबसे पहले इसके हेडिंग पर आऊँगा जो आपने कोलोनाइजेशन क्रूसेड एंड फ्रीडम ऑफ इंडिया जो हेडिंग दी है, उसके पीछे का निहितार्थ क्या है? तो कुछ ऐसा हुआ कि एक पीटर हॉपकक की किताब है द ग्रेट गेम। जी। वो यूं ही मैंने उठा लिया था छुट्टियों के दौरान और उसको पढ़ रहा था। ये ग्रेट गेम अजीब सी टाइटल थी उसकी कि ये खेल क्या था। तो वो रशिया और जो अंग्रेज थे हिंदुस्तान में, तो उनके दरमियान ये बीच में अफगानिस्तान और इस सब का जो पोर्शन था, तो उनको खतरा था कि ये रशियंस जो है वो सेंट्रल एशिया तक पूरा हेरात तक रेलवे लाइन बना चुके हैं, वो सब कर रहे हैं और कभी भी जो है वो हिंदुस्तान की ओर नज़र डाल सकते हैं। जी। और हिंदुस्तान की बड़ी भारी अहमियत थी ब्रिटिश एम्पायर के। तो दोनों, और उनको खतरा था कि इंडिया को कब्जा करने के बाद वो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया पर नज़र डालेगी ब्रिटिश एम्पायर। जी। जी। तो वो किताब उसके संबंध में थी। उसको पढ़ते पढ़ते जब नॉर्थ वेस्ट को पढ़ने लगे तो फिर ये डुरान लाइन और ये सारा कुछ बीच में आया। जी। उसी दौरान ये गिलगिट रिबेलियन मेजर ब्राउन की किताब थी। तो एकदम से ये विचार आया कि ये तो जो पीओके जिसको कहते हैं, ये तो पूरा गिफ्ट है अंग्रेज का। ब्राउन वहाँ के गिलगिट जी। जो के इंचार्ज थे, रेजिडेंट थे वहाँ पर, गिलगिट स्काउट के इंचार्ज थे। तो वो उन्होंने रिबेलियन किया और राजा की फोर्सेस को, महाराजा हरी सिंह की कत्लेआम किया उनका। और 2 ही दिन में ध्वज फहरा, जहाँ इधर हरी सिंह ने एक्सीड किया इंडिया को, वहाँ उन्होंने रिबेलियन किया और उठा करके पाकिस्तान को दे दिया। जी। और उनको अवार्ड भी मिला, सितारा ये पाकिस्तान का। तो हमने कहा ये क्या खेल हो रहा है। तो बस इससे हम फिर पीछे की तरफ हमारी जर्नी शुरू हो गई, यात्रा। और होते होते ये हुआ कि साहब ये आए क्यों हिंदुस्तान की तरफ। अंग्रेज इतिहासकारों ने कई जगह लिखा कि साहब हिंदुस्तान की तो कोई इतिहास ही नहीं था। जी। जी। क्या लिखा नहीं गया था या फिर जो दर्ज किया गया नहीं, वो मिटा दिया गया? इंडिया हैड नो हिस्ट्री। इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन। आर्यंस बाहर से आ गए, फिर मुगल बाहर से आ गए, फिर इस तरीके से। जी। और यहाँ का कोई कल्चर वल्चर कुछ नहीं है, सब बारबेरिक है, लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। तो और हम इनको सिविलाइज करेंगे, ये सब चीज़ें हालांकि 19th सेंचुरी में हुई थी। तो ये दिमाग में आई बात कि साहब अगर हिंदुस्तान बारबेरिक था, यहाँ कुछ नहीं था, हम लोग अनसिविलाइज थे, तो आप हिंदुस्तान आए क्यों? इतना जद्दोजहद, इतनी जहमत, इतनी आपने कठिनाइयाँ झेलने की कोशिश किया कि आप अफ्रीका से दूसरा रास्ता खोज क्यों रहे थे? बिल्कुल। बिल्कुल। क्या बात है हिंदुस्तान में? जी। तो इसको खोजने से फिर और पीछे की तरफ हम जब गए तो तब ये बात उजागर हुई। ये एक दौर था कि जब ये यूरोपियन पावर्स हैं वो अपने यूरोपियन थिएटर में लड़ाई लड़ रही थी। ये 11वीं और 12वीं शताब्दी का जो क्रूसेड था उसकी बात है, धर्मयुद्ध? नहीं, और उससे पहले भी जी। आप पाएंगे कि 80 साल का युद्ध, 100 साल का युद्ध, 50 साल का युद्ध, जी। फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान, इंग्लैंड और डेनमार्क के खिलाफ डच लोग के बीच में, स्पेन के खिलाफ। जी। तो ये उस वक्त जब शुरुआत हो रही है आपकी शताब्दी की, जिसको ईसा की शताब्दी कह रहे हैं, जी। तब उस वक्त रोम में भी क्रिश्चियंस का राज नहीं था, क्रिश्चियनिटी का
पैदा भी नहीं हुई थी। क्रिश्चियनिटी का राज नहीं हो पाया था रोम पर। उसको कहते हैं पेगन्स का राज था। जी जी मूर्ति पूजा होती थी जी, वहाँ भी और पूरे मिडिल ईस्ट में। पूरे मिडिल ईस्ट में। ये 3rd सेंचुरी में पहली दफ़ा क्रिश्चियनिटी को स्टेट रिलीजन वहाँ बनाया गया। और आप देखते हैं कि 632 7th सेंचुरी के मध्य में इस्लाम पैदा हो गया। जी तो रोम का पूरा व्यापार ये गल्फ, रेड सी और इंडियन ओशन ये होते हुए पूरे साउथ ईस्ट लेके चाइना से लेके इधर तक ये रास्ता था ट्रेड का, और रोम सेंटर पीस था। मगर जब इस्लाम पैदा हुआ तो बड़ी तेज़ रफ्तार से जो है पूरे सेंट्रल एशिया में उसने ये लेकर के मोरक्को तक सारा कब्जा हो गया, और यहाँ तक कि स्पेन को भी। और स्पेन में क्रिश्चियनिटी लगभग एक कोने में पहाड़ों की ओर सरका दी गई थी नॉर्थ में। जी जी तो लंबी कहानी है। मध्य पूर्व में आप कई सारे युद्ध हो रहे थे। तैमूर का भी युद्ध हुआ, तैमूर बहुत सारे युद्ध चले उस दौरान। मंगोल भी वहाँ घुसे। अंततः जो है वो टर्किश एम्पायर पैदा हो गया था। जी और 15वीं शताब्दी के अंत तक, यानी 1490 के आसपास तक, टर्किश एम्पायर जो पुनर्स्थापित हुआ जी तैमूर लंग के समाप्ति के बाद और मंगोल्स के जाने के बाद पुनर्स्थापित जब हुआ, तो उसने इस्तांबुल को, कॉन्स्टेंटिनोपल जो हुआ करता था जी जी केंद्र क्रिश्चियनिटी का, उसको अपने कब्जे में ले लिया। और उधर स्पेन में उन्होंने, क्रिश्चियन फोर्सेस ने पूरे स्पेन को वापस हासिल कर लिया, इस्लामिक फोर्सेस को बाहर कर दिया। उस वक्त ये चल रहा था। रोम और यूरोप, पूरे यूरोपियन फोर्सेस जो थी, खास तौर से स्पेन और पोर्चुगल, और कि कोई और रास्ता होना चाहिए, क्योंकि गल्फ और ये पूरा रेड सी ये इस्लामिक फोर्सेस के कब्जे में आ चुका था। तो एक नया रास्ता फिर खोजने के। रास्ते की खोज थी। और वहाँ पर आप पाते हैं रोल, जिसको सब जानते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस वेस्ट की तरफ और वास्को डिगामा ईस्ट की तरफ रास्ता, अफ्रीका के नीचे से रास्ता ढूंढेंगे। जी और जो पोप रोमन एम्पायर थे, वो माना जाता था पूरे दुनिया की सारी संपत्ति, सारी जमीन के, समुंदर के सबके मालिक वही हैं। तो कुछ देर तक स्पेन और पोर्चुगल में युद्ध हो रहा था कि वो कौन सा उससे चार्टर, जिसको वो पेपल बुल बोलते हैं, जी जी पोप जारी करता है तो पेपल बुल है वो उनका सबसे बड़ा कानून। तो उन्होंने बांट दिया कि साहब पोर्चुगल जाएगा ईस्ट और वो जाएंगे वेस्ट। और इसीलिए आप पाएंगे कि जब कोलंबस वहाँ पहुँचे, हेटी के पास लैंड किए, जी वो वेस्ट इंडीज़ और वो सारा इलाका है, साउथ अमेरिका, 3-4 ट्रिप्स उन्होंने किए, वॉयज, जिसको वॉयज बोलते हैं वो। तो जब वहाँ पहुँचे तो जो दिखे उनको, तो ये लगा शुरू में कि यही इंडिया है, मगर उनको वो काली मिर्च नहीं मिल रही थी। अच्छा, तो काली मिर्च से ये पता लगा कि वो भारत नहीं है। काली मिर्च बड़ी, इट वॉज ब्लैक गोल्ड ऑन दैट टाइम, एट दैट टाइम, इवन नाउ। इवन कोई भोजन चाहे ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, नॉर्थ में हो, साउथ में हो, बिना ब्लैक पेपर, काली मिर्च के नहीं पूरा होता। रोम में उस वक्त जैसे हमारे यहाँ कैफेटेरिया होता है, वहाँ पर पेपरटोरिया होता था। अच्छा। और हर सड़क के पीछे जो गली होती है उसमें एक, जैसे पान की दुकान यहाँ होती है, वैसे वहाँ पेपर की दुकान होती थी। जी जी। और रोम के जो सेनेट था, वहाँ पर ये चर्चा होती थी कि साहब हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग टनों गोल्ड जो है हिंदुस्तान भेज रहे हैं इस काली मिर्च को प्राप्त करने के लिए, और है क्या इसके अंदर? केवल एक बिटर स्वाद जो है, हाँ तीखा स्वाद जो उसका है, अनोखा।
तो हम लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो हिंदुस्तान पूरी दुनिया की जुबान पे बसा हुआ है और मूलतः उसकी खोज थी। हालांकि ये सिंबॉलिक बात है, जी जी क्योंकि जो व्यापार हो रहा था उस वक्त भी रोम और उसके पहले भी बेबीलोन, वो सब हिंदुस्तान कभी भी अनसिविलाइज्ड, बैकवर्ड, जहाँ पर कि कोई ज्ञान विज्ञान न हो, ऐसा कभी भी नहीं था। लेकिन ये जो कहानी गढ़ी गई गढ़ी गई थी कि अनसिविलाइज्ड हैं, गरीब हैं, कुछ भी नहीं है इनके पास, इसका दौर कब से शुरू हुआ? तो हुआ ये कि ये तो क्रूसेड दोनों जो हुए, तो फाइनली जो है यहाँ से तो रास्ता मिल गया। पोर्चुगल यहाँ हिंदुस्तान पहुँच गया था, हुमायूं और बाबर और हुमायूं के आने के पहले आ चुका था। जी, अच्छा। 1531 में तो गोवा में उनका शासन था। गवर्नरशिप स्थापित हो चुकी थी, जी जी और ये मुगल का सब उसके बाद का है। तो सुल्तानेट का पीरियड था जिसमें कि वो ऑलरेडी आ चुके थे। केरला में स्पाइस के लिए काली मिर्च का युद्ध होता था वहाँ। अच्छा, वहाँ भी युद्ध होता था काली मिर्च के लिए? हाँ, क्योंकि इस बीच के पहले जब इस्लाम पैदा हुआ था, तो जब गल्फ का पूरा इन्होंने ये इलाका बंद कर दिया, तो बिना उनके व्यापार हो नहीं सकता था। जी जी तो दैट वाज ए पीरियड जबकि इंडियन ओशन को के ऊपर अरबों का, अरब लोगों का कब्जा था, डोमिनेंस था। जी जी तो बिना उनके ट्रेड होगा नहीं। तो हिंदुस्तान में वो केरला में आकर के वो बसे वहाँ से, और वहाँ से ही जो है चाइना से उधर से आती थे सामान, इधर से और ले जाते थे। तो इंडियन ओशन वाज अंडर कंट्रोल ऑफ अरब्स, इस्लामिक फोर्सेस। मगर जब पोर्चुगीज यहाँ पर आ गए, तो पोर्चुगीज के और उनके बीच में इंडियन ओशन में युद्ध हुए, अच्छा, और अंततोगत्वा उन्होंने अरब का इन्फ्लुएंस जो है, उसका प्रभाव, खत्म कर दिया। हाँ, इंडियन ओशन से ख़त्म कर दिया। तो उसके बाद श्रीलंका में भी उनका कंट्रोल हो गया, और गोवा के वो पूरे से तो पूरा, पर वो हिंदुस्तान के अंदर नहीं घुसे। मतलब गोवा और उधर। उसमें मार्केट में उनका रहा। जी जी और अरब उसके पहले आ चुके थे, वो मापिला वगैरह, जो आप कहानी एक अलग है वो उसकी, कि जो वहाँ पर आके बस गए, तो वो जब रुकते थे वहाँ पर, तो उनके रिश्ते कायम हुए वहाँ के बाशिंदों के साथ, नागरिकों के साथ। जी तो जब पोर्चुगीज आए, तो उनका आधिपत्य हो गया ओशन के ऊपर। जी और मुगल लोग कभी भी जो है ऐसा नेवी नहीं पैदा कर पाए कि वो पोर्चुगीज से लड़ें ओशन पर, मतलब समुद्र में लड़ने की ताकत उनमें नहीं थी। नहीं थी। तो ये स्थिति चल रही थी। जब ये लोग यहाँ आ गए, तो अंग्रेजों ने बड़ी कोशिश किया कि अब वो नॉर्थ से ऊपर, अमेरिका के ऊपर से जाके रास्ता ढूंढें। उधर उन्होंने कोशिश किया कि जब वहाँ नहीं मिला रास्ता हिंदुस्तान आने का, तो फिर वो रूस की तरफ से ऊपर से घूम करके आने की कोशिश किया। जब वहाँ भी विफल हो गए, तो फिर वही खोजा हुआ रास्ता था। के हम वास्को डिगामा के रास्ते से फिर वो भी यहाँ पहुँचे। इंडिया है। और कई जगह यहाँ पर इन लोग का, तो जो यूरोपियन पावर का यूरोप में थिएटर था जंग का, वो जंग अब इंडिया में शुरू हो गया। अंतरराष्ट्रीय बन गया। अच्छा, ये जियोपॉलिटिक्स का शुरुआत है, द बिगिनिंग ऑफ जियोपॉलिटिक्स इन द वर्ल्ड। चूंकि आपने एक सब हेड दिया है बुक के मुख्य पृष्ठ पर ही, अ सागा ऑफ ब्रिटिश बार्बरिज्म अराउंड द ग्लोब, तो पूरी दुनिया में ही अंग्रेजों ने ये रवैया अपनाया जो हिंदुस्तान में था। आपको अचरज होगा कि हम लोग तो बेवजह हिटलर और इसका नाम लेते हैं। एक राइटर है स्टेनार्ड, जी अमेरिकन, उसने लिखा है अमेरिकन होलोकॉस्ट। उसने कहा कि 100 हिरोशिमा आप बना दीजिए, उससे ज़्यादा हत्याएं और सिविलाइजेशंस को नष्ट करने का काम ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ने, और ये वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट पावर्स जो हैं, इन्होंने किया है।
अमेरिका में जब ये पहुंचे हैं तो इन्होंने वहाँ मेक्सिको की मायन सिविलाइजेशन, एज़टेक सिविलाइजेशन, तमाम जो सिविलाइजेशंस थी उनको नष्ट कर दिया। और वो लोग वहाँ, ऐसा नहीं था, वहाँ पर भी उनका यही चलता था रवैया कि साहब ये तो सब नंगे भूखे आदमी खाते हैं और पिछड़े लोग हैं, इनका तो मतलब पैदाइशी इसलिए हुआ है कि ये नष्ट हो। जी जी। आप समझिए कि बच्चे भाग रहे हैं, छोटे बच्चे, और घोड़े पे चढ़ करके वो इनका शिकार कर रहे हैं। और ये वो लोग थे जो कि इनके जब जहाज पहुंचा है तो बड़े प्यार से और प्रेम से इनके पास पहुंचे हैं कि इनको कुछ हम जैसे हमारे यहाँ सभ्यता थी अतिथि देवो भव, उसी तरीके से वो अतिथि के सत्कार और करने के लिए उनका आइए उतरिए। ये दुनिया को कब समझ में आया कि जो अंग्रेज़ हैं वो कोई सुधार करने या कोई निर्माण करने या कोई बेहतरी करने नहीं आए हैं, बल्कि कब्ज़ा करके लूटने और सिर्फ लोगों तक अपनी जो बात है उसको साबित करने और या फिर उन पर हमेशा शासन करने के लिए आए हैं? नहीं तो ये तो खेल चलता गया ना, वहाँ से उन्होंने घूम के आए, हिंदुस्तान में वही किया, सब जानते हैं वो कहानियाँ, जी। लूट मार आतंक, सारी कहानी इंडिगो की प्लांटेशन की है, ओपीएम का है, वो हिंदुस्तान की कहानियाँ अपनी जगह सबको विदित हैं। अफ्रीका में ट्राइबल्स को मारा है, सब किया है। वहाँ से पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती स्लेव्स को ले जाते थे वेस्ट इंडीज़ में, वहाँ पर प्लांटेशन लगाया, मॉरिशस में प्लांटेशन लगाया। हिंदुस्तान से ये भी एक अनकही कहानी है जो और विस्तार से लिखी जानी चाहिए। जी जी। कि हिंदुस्तान से इंडेंचर्ड लेबर्स जाते थे, इनको ले जाकर के घना में उधर रेलवे लाइन बन रही है, हजारों हिंदुस्तानियों को शेर खा गए वहाँ। कितने जो है वहाँ पर भोजन जो उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि हर कोई जैसा खाता है वो चाहता है वहाँ से आप हर को दूसरी जगह का भोजन नहीं पचेगा, तो लाखों लोग मरे, गुलाम बलाम कर ले जाते थे। हिंदुस्तान की खासियत ये थी और जगहों के मुकाबले कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को लेकर के इन्होंने सिपाही बनाए और हिंदुस्तानी लेबर्स के बल पे जो है दूसरे कर्म, तो इंडियन सिपाहीज और इंडियन इंडेंचर्ड लेबर, जी। हिंदुस्तान उनको ले लेकर के इन्होंने जगह जगह कब्जा किया। तो हिंदुस्तान केवल कॉलोनाइज नहीं हुआ, हिंदुस्तान को कॉलोनाइजेशन मशीन बना दिया, जिसके बिना पर साउथ ईस्ट में, अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में कितने हजारों लोग हमारे सैनिक लोग गए वहां पर युद्ध करने के लिए। बिल्कुल। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में लड़े इनके लिए। जब तो ये सारी सबसे बड़े पायरेट्स हैं। ये पायरेसी जो है समुंदर की कब शुरू हुई, जबकि स्पेन वहां से सबसे पहले पहुंचा था जी। कोलंबस के मार्फत। अमेरिका, साउथ मेक्सिको, सारा उनका वहां कब्जा हुआ। तो जो वहां माइनिंग करते थे, माइनिंग की शुरुआत जो हम जानते हैं, माइंस एंड मिनरल्स, इसकी शुरुआत जो है वहां से हुई। तो जो माइनिंग करके गोल्ड और सिल्वर वो लाते थे यहाँ, और उसके बल पर वो दुनिया से खरीदते थे चीज़ों को और व्यापार। तो स्पेन का जो है बैलेंस ऑफ पावर यूरोपियन थिएटर में बिगड़ने लगा, स्पेन ज़्यादा पावरफुल होने लगा। स्पेन और इंग्लैंड में युद्ध भी 2 दफ़ा हुआ जो निर्णायक नहीं हुआ। एक बार स्पेन ने अटैक किया, दूसरी बार इंग्लैंड ने अटैक किया। उस दौरान जो है ये भेजते थे पायरेट्स कि आप जाइए स्पेन की शिप को लूट के ले आइए। जी। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड ओशन टेररिज्म पायरेसी के शेप में ये अंग्रेज की। तो पायरेसी इन्होंने की, स्लेव्स को जबरन उठा करके ले गए, और एक समय ऐसा भी आया जबकि इन्होंने मोनोपोली प्राप्त कर लिया स्लेव्स सप्लाई करने के लिए। कोलैबोरेशन भी होता था इनके बीच में, सिर्फ युद्ध ही नहीं होता था। जी जी। अगर स्पेन वहाँ पर अपने प्लांटेशन में उसको स्लेव चाहिए तो ये स्लेव प्रोवाइड करते थे उनको वहाँ पर।
तो स्लेवरी इन्होंने किया, दुनिया भर में जो है इन्होंने लूट किया है, और साउथ ईस्ट तक में से लेकर के उधर अमेरिका तक आप पूरे ग्लोबल, इसीलिए आप किताब में ये ग्लोबल का ये जो चित्र पा रहे हैं। यानी कि वैश्विक स्तर पर अंग्रेजों ने जो आतंक ढाया पूरी दुनिया में, वो इस किताब को पढ़ करके आसानी से समझा जा सकता है। आप ओपियम है, हमको जब हमारे किसान को जबरदस्ती ओपियम पैदा करने को कहा गया और उसको यूजरस लोन्स दिए गए, वो मर रहा है, उसमें पिस रहा है, मगर ओपियम पैदा कर रहे हैं जी। और वो उस ओपियम को ले जाके अब चाइना में ओपियम वॉर कर रहे हैं। जी जी चाइना ने बैन कर दिया तो ये स्मगलिंग कर रहे हैं। जी जी तो आप समझिए कि दे आर द बिगेस्ट पायरेट्स, दे आर द बिगेस्ट स्मगलर्स, दे आर द बिगेस्ट लूटर्स एंड बिगेस्ट किलर्स। इन्होंने पूरी दुनिया में जो है होलोकॉस्ट किया है। जी जी तो ये इनका पूरा इतिहास है, और यही अंग्रेज और वेस्टर्न पावर्स जो हैं, जो आज अमेरिकन पावर बनी हुई हैं, सबसे पहला इकलौता हिरोशिमा और उसमें जो बॉम्ब फेंकने वाले हैं न्यूक्लियर, ये सो दैट कंटिन्यूज। लेकिन अब तो वो लोकतांत्रिक मूल्यों की, मानवाधिकारों की और तमाम ऐसी बातें करते हैं जिनसे लगता है कि नहीं, शायद दुनिया में सबसे बेहतर अंग्रेजी व्यवस्था ही है। देखिए, ये एक दूसरा विषय है जिस पे अगर हम लोग चलेंगे तो बहुत और दूर तक जाएगी बात। जी पर बड़ी बात यह है इससे कि आप जो देश, चाहे वो अफ्रीका हो चाहे यहाँ हो, ज्ञान की बुनियाद मेक्सिको, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, जी इंडिया, चाइना, ज्ञान का भंडार, सिविलाइजेशन की शुरुआत इन जगहों पे हुई है। हमारी अपनी सिविलाइजेशन बहुत धनी है, उसका भी जिक्र किया है आपने अपनी बुक में। हमने कहा, जिक्र किया है, और हमने ये डॉक्टर उपिंदर सिंह है, मनमोहन सिंह जी की पुत्री जो हैं, वो प्रोफेसर हैं, उनकी किताब है बड़ी, उससे भी और किताबें, राधा कांत मुखर्जी हैं, उनकी किताब है जी उससे मटेरियल प्राप्त करके उसमें हमने बताया है कि, और जो नए रिसर्च, इसको तो रिसर्च हो रहे हैं, वो दिखाते हैं कि हिंदुस्तान का इतिहास तो बिफोर क्राइस्ट वाला इतिहास है। बिल्कुल, रोम और भारत हाँ, अगर कहा जाए तो सबसे पुरानी सभ्यताओं में से दो ही देश गिने जाते हैं। और अरब में भी ये बेबीलोन की तरफ जो है जी हुआ करता था, मिस्र जिसको कह रहे हैं, जी। इजिप्ट। तो मगर हमारे यहाँ पर नंबर 0 का जो पैदा हुआ आर्यभट्ट और उनके डिस्प्लेसमेंट के सिद्धांत से, तो वो दिखाता है। और एक किताब अंग्रेज की ही लिखी हुई है जिस पे उन्होंने इसको स्वीकार किया है कि हमारी ज्योमेट्री, हमारी मैथमेटिक्स और हमारा विज्ञान जो है कहीं आगे था। और मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ ऋग्वेद को पुनः। अच्छा। तो लोग कहते थे साहब कि ऋग्वेद में कुछ है ही नहीं है, वहाँ तो पूजा पाठ है केवल। मगर ऋग्वेद कहता है ज्ञान, सबसे उसकी बुनियाद है ज्ञान प्राप्त करने का। प्रभु को वो केवल इसलिए लाते हैं कि अगर प्रभु के जो अंतिम ज्ञान है उसको समक्ष रख के आप ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आप एकाग्रचित होकर के उस करके ज्ञान को, तो उस ज्ञान मार्ग का जो उसमें ऋग्वेद में है, उस ज्ञान मार्ग के आधार पे हमारी सिविलाइजेशन आगे बढ़ी है, और उसमें उन्होंने जी बताया है। और इसीलिए आप पाएंगे हमारा सीमेंट पैदा हो रहा था पहले। एक सवाल मेरे मन में आता है कि अगर जो क्रूसेड हुए या भारत पर जो हमले हुए, चाहे वो मुस्लिम हों और चाहे फिर अंग्रेज़ हों, अगर ये नहीं होते तो भारत कहीं और होता, बहुत आगे होता। क्या ऐसी भी कोई जानकारी आपकी ओर से दी गई है? भले ही ये काल्पनिक है, मेरे मन का विचार है, पर क्या आपने इस बारे में भी कोई प्रयास किया है कि ऐसा भी हो सकता था? हमारा मकसद वहाँ पर उसको बहुत विस्तार से उस पर जाने का नहीं था। हमारा मकसद ये दिखाने के था कि जो हमारी गुलामी हुई या जो हमारी आज़ादी है, जी। वो दुनिया में जो हो रहा था उससे अलग थलग नहीं है। अच्छा। हम गुलाम हुए तो भी जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा था, और हम आज़ादी, हमारी आज़ादी जो हुई है वो भी एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थी।
लड़ाई तो हम बहुत कर रहे थे, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी धीरे धीरे मास स्ट्रगल में आ रही थी, कुछ शांतिपूर्वक कर रहे थे, कुछ भगत सिंह की तरह दूसरे रास्ते पे, सावरकर की तरह दूसरे रास्ते पे थे, तो तरह तरह थे। मगर अंग्रेज़ों का ये जो मूल आप इसमें पाएंगे वो ये है कि किस तरह से जियोपॉलिटिकली अंग्रेज ने हिंदुस्तान में, इंग्लैंड और फ्रांस का युद्ध हो रहा है, इंग्लैंड और डच का युद्ध हो रहा है हमारी धरती को कब्जाने के लिए। अच्छा। और ये कुछ भी न हुआ होता अगर अब्दली ने जो पानीपत की तीसरी लड़ाई में सदाशिवराव को परास्त न हो किया होता। तो जब मुगल एम्पायर ख़त्म होने लगा, इस्लामिक शासन हिंदुस्तान से ख़त्म हो रहा था, तो उस वक़्त यहाँ के लखनऊ और कुछ और जो नवाब थे उन्होंने अब्दली को बुलाया यहाँ पर। वह सब वर्णन है कि भाई अगर आप नहीं आते हैं तो इस्लाम शासन ख़त्म है यहाँ पर, और मराठा लोग जो है वो पूरे छाए हुए हैं और पंजाब तक पहुँच चुके थे वो। तब अब्दली वहाँ से आए हैं और सदाशिवराव की उसमें जो परास्त हुए उससे मराठा बिखर गया। वरना अगर वो नहीं बिखरता तो शायद ये मराठा तो दिल्ली में के चारों तरफ कब्जा कर चुके थे और हिंदुस्तान का विकास एक दूसरे रास्ते में हुआ होता। और ये कतई गलत है। अगर हम स्टोन एज और आयरन एज से होते हुए मैथमेटिक्स और जीरो का सिद्धांत, चेस का गेम और ये सब दुनिया भर के यहाँ से टीक वुड जा रहा था, रोम, आइवरीज जो थी वो जा रही थी, जेम्स जा रहे थे। जी। तो सिर्फ ब्लैक पेपर तो एक सिंबॉलिक चीज़ है हिंदुस्तान की, और हमारा कंट्रोल था इंडियन ओशन की ओर। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अंततः आज फिर हम इंडियन ओशन को कंट्रोल करने की तरफ बढ़ रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और ये तब से व्यापार हो रहा है। अगर ये आधिपत्य इन 600 साल 800 साल जो हुआ ये न होता तो हम कहीं होते हम। एक सवाल ये जरूरी है कि स्वतंत्र विकास और गुलामी के तहत विकास। अगर आप गुलाम हैं तो आप उतना ही विकसित होंगे जितना आपको विदेशी शक्तियां आपको इजाजत देंगी। जी। और अगर आप स्वाधीन हैं तो आपका विकास तेज रफ्तार से भागेगा। अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान तेज रफ्तार से भाग रहा है ये स्वाधीनता का। तो ये जो कहते हैं कि साहब अंग्रेज नहीं आए होते और मुगल नहीं आए होते तो विकास नहीं होता, ये बकवास है। स्वाधीन विकास हमेशा बेहतर होता है, तेज रफ्तार से होता है और सबके लिए सर्वांगीण होता है। चूँकि आपने बहुत सारे पहलुओं पर प्रकाश डाला है इस बुक में, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे रोचक पहलू आपको क्या लगता है? सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये आई है कि ये पाकिस्तान जो पार्टीशन से बना है, जी। लोग कहते हैं ना कि वो कायदे आजम है जिन्ना। नाम के कायदे आजम है वो। उनके मुस्लिम लीग और जिन्ना के बस में नहीं था पाकिस्तान बनाना। ये अंग्रेज जो है का खेल 1930 में ही शुरू हो चुका था। जी। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, एक चैलेंज हुआ कि आप लोग काबिल ही नहीं है संविधान बनाने के लिए। सर्वदलीय कमेटी बनाई गई, पंडित मोतीलाल नेहरू चेयरमैन थे, जवाहरलाल नेहरू भी सेक्रेटरी के तौर पे उसमें काम कर रहे थे। संविधान बना के दिखाया कि हम बना सकते हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वो है, लागू नहीं हुआ। उस वक्त पर ये तय हो चुका था कि हिंदुस्तान आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है। याद करिए कि 27 में जब ब्रसेल्स से वापस आए थे पंडित नेहरू, तो वो और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हमारी कांग्रेस की मांग होनी चाहिए पूर्ण स्वराज की। जी।
गांधी जी ने कहा नहीं, अभी हम डोमिनियन की बात करें। मामला फंस गया इस पर कांग्रेस के अंदर। फिर गांधी जी ने कहा अच्छा आप साल भर का टाइम दीजिए। अगर एक साल में, नेहरू जी फिर गांधी जी की तरफ झुक गए, उन्होंने कहा कि अगर एक साल के अंदर आप डोमिनियन राज ले आइए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम पूर्ण स्वराज करेंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, फर्स्ट में गए नहीं, कांग्रेस दूसरे वाले में गई। नतीजा क्या हुआ, उन्होंने कम्युनल अवार्ड दे दिया। वहां पर कांग्रेस से गलती हुई कि उन्होंने जो है दलितों को अपने साथ लेने का, डॉक्टर अंबेडकर को अपनी तरफ मौका था लाने का। और वो चाहते थे भी कि हम आप सरकारी नौकरियों सब वगैरह में आरक्षण कर दीजिए तो हो जाएगा, कुछ भी नहीं माना गया। अच्छा, वो मान लेते तो शायद स्थितियां अलग होती शायद, मगर गांधी जी के समक्ष ये था कि साहब देश के अंदर विभाजन के जितने ज़्यादा होते जाएंगे उतना स्वाधीनता की लड़ाई कमज़ोर होगी, तो वो वक्त नहीं है इसका। मगर अंबेडकर अपने दृष्टिकोण से देख रहे थे समाज को कि भाई आप तो आज़ादी की बात कर रहे हैं और हम जो है अपने लिए ये लड़ रहे हैं। पानी नहीं पी सकते, मंदिर नहीं जा सकते, ये सब तो ये भी तो स्वाधीनता से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों स्वाधीनता की बातें जुड़ क्यों नहीं सकती? जी जी। और जब कम्युनल अवार्ड हो गया, सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया, दलितों के लिए भी बना दिया, तो फिर पूना पैक्ट होना पड़ा और भयंकर दबाव डाला गया डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर। वो भी गए वहां पर जेल में, वहां पर समझौता हुआ, पूना पैक्ट। तब जो है ये हुआ कि आरक्षण स्वीकार्य, सेपरेट इलेक्टोरेट स्वीकार्य नहीं है, तो ये कॉम्प्रोमाइज हुआ। दैट इज व्हाट इज पूना पैक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आ गया, सेपरेट इलेक्टोरेट सबको दिया गया, सिख को भी दे दिया गया मगर दलितों को नहीं दिया गया। और अब हुआ कि चुनाव में लड़वाया। ये वक्त था जब ये तय था कि हिंदुस्तान आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है, करीब हो गए। अब मुस्लिम लीग की समस्या थी कि एक समय में हम देश में शासन कर रहे थे, मुस्लिम लीग का किसका आधिपत्य था? आम मुसलमान का नहीं था। ये वो नवाबजादे और जो तालुकेदार, जमींदार, तो जो बढ़ा हुआ तबका जो एक समय में शासन मुगल बादशाहों के इर्द गिर्द घूमता था, वो मुस्लिम लीग के बनाने में और मुस्लिम लीग के आगे की कार्रवाइयों में अग्रणी थे। उनकी ये था कि साहब हम एक समय में राजा थे, अब अगर ये डेमोक्रेसी आती है जो एडल्ट सफरेज के आधार पर बनेगी, जो कांग्रेस मांग कर रही है, तो हम तो 1/4 है, 4 हिंदू में 1 तो वो उसको कम्युनल दृष्टिकोण से देख करके उन्होंने कहा कि अब फिर तो हम सदा के लिए गुलाम हो जाएंगे हिंदुओं के। तो ये उनको स्वीकार नहीं था। ये यहाँ से लड़ाई शुरू हो गई थी, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये वो। और इनफैक्ट 1930 में जो इलाहाबाद में मुस्लिम लीग का सेशन हुआ, जिन्ना वगैरह सब लंदन में थे और अल्लामा इकबाल पोएट उसके सदर थे उस सेशन में इलाहाबाद में। उन्होंने कहा कि नॉर्थ वेस्ट के चारों स्टेट को एक कर दिया जाए। और सन 27 में जो है 1927 में दिल्ली प्रपोजल में मुसलमानों तमाम मौलाना वगैरह सब इकट्ठा हुए। उन्होंने भी कहा कि साहब ये, यानी उस वक़्त से ही ये शुरू हो गया था कि इधर हमको, जहां हम बहुमत में हैं, वो हमारा एक ऑटोनोमस या सेपरेट, ये लड़ाई ऑटोनोमस और सेपरेट, और वो आगे चल करके खाई बड़ी होती चली गई गया।
अंग्रेज अपना खेल खेल रहा था, उसकी दो दृष्टिकोण थे। नॉर्थ वेस्ट उसको भी चाहिए था कि अगर हिंदुस्तान में हम आज़ाद भी हो जाएं, हिंदुस्तान आज़ाद भी हो जाए अगर, तो एक ऐसा इलाका होना चाहिए जो कि स्वतंत्रता तो प्राप्त करेगा मगर हमारे ऊपर आश्रित रहेगा। तो मुस्लिम लीग और जिन्ना अपने बल पे नहीं बना सकते थे पाकिस्तान, मगर अंग्रेज, अब आप इलेक्शन, पहला इलेक्शन हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कांग्रेस 8 प्रांतों में, मुस्लिम लीग की एक भी सरकार नहीं बन पाई। पंजाब में भी यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी सिकंदर हयात खान के नेतृत्व में जी। और सिंध में भी अल्लाह बख्श वगैरह की और दूसरे भी नेता थे, मगर मुस्लिम की सरकार नहीं बना पाई। जो खेल था अंग्रेज का कि हम मुस्लिम लीग को कांग्रेस का काउंटर बैलेंस, लोग कहते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, मगर वो इस बात एक पक्ष को भूल गए अब तक जिन्होंने लिखा है। डिवाइड एंड रूल उनका एक पक्ष था और काउंटर बैलेंसिंग उनका दूसरा पक्ष था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट और उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें वो काउंटर बैलेंस ढूंढ रहे थे, 3 तरह के। कांग्रेस का बैलेंस होगा मुस्लिम लीग से और महाराजाओं की फोर्सेस से। 1/3 हिंदुस्तान महाराजाओं के तहत था, 600 से ऊपर। जी। तो जो चेंबर ऑफ प्रिंसेस बना हुआ था, तो 3 वो एक्ट में लिखा हुआ था कि ये फेडरलिज्म, जो फेडरल स्ट्रक्चर ऊपर के तौर पे सेंट्रल पावर बनेगी, वो इन 3, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को ढूंढिए, देखिए, आप पढ़िए बारीकी से, तो 3, जब 3 लोग बैलेंस करेंगे तो राज करेगा अंग्रेज। यानी कि जियो पॉलिटिक्स पर आपने पूरी बुक लिखी, लेकिन आपका जो सबसे रोचक विषय है वो कहीं ना कहीं कानून के इर्द गिर्द आकर के ठहर जाता है। हाँ, इसलिए ये कानून से अलग नहीं है। वकील लोग अगर इसको नहीं पढ़ेंगे, इस इतिहास पे नहीं जाएंगे, तो उनको हकीकत का अंदाजा नहीं होगा। तो संविधान के निर्माण को जो उसका अगला कदम है, उसका पकड़ जो है मजबूत तभी होगा। तो ये काउंटर बैलेंसिंग फेल कर गई उनकी 37 इलेक्शन में। वर्ल्ड वॉर हो गया, बीच में आ गया, वो एक दूसरा पहलू है जिसका भी इसमें जिक्र है कि वो 42 में कैसे वो हो गए, और वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी के बाहर जाना और उधर से INA बनाना, वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू इस दौरान था। क्योंकि जो इंडियन सिपाहीज जिसके बल पर हिंदुस्तान को कॉलोनाइजेशन मशीन बना रखा था, जिसके बल पे वो हिंदुस्तान पर मुट्ठी भर लोग राज कर रहे थे, अचरज होता लोगों को ना कि ये मुट्ठी भर लोग हमें क्या कर रहे थे हम। तो वो जो INA बन गई, वहां पर जापानी लोगों जो कब्जा कर लिया था इलाका, और उसमें जो इंडियन फोर्सेस लड़ रहे थे वो सरेंडर कर दिए थे, तो उनको लेकर के INA, और सुभाष चंद्र बोस जो जर्मनी पहुंच गए थे और वहां से फिर उनको वहां बुलाया गया और वहां पर से उनको प्रेसिडेंट बनाया गया उसका। और अंडमान निकोबार में जो है उन्होंने सरकार, जब बम गिराया था जापानियों ने मद्रास के पास पे, तो जज और तमाम कलेक्टर लोग सब भागे थे वहां से, छोड़ के मद्रास को। तो यहाँ तक पहुंच गए थे, मणिपुर तक पहुंच गए थे। बेशक बाद में वो विफल हुए। यानी कि वो जो जापान और इधर जो विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसका भी जिक्र आपने अपनी बुक में किया है। बहुत महत्वपूर्ण है। जी। हम गांधी जी के रोल को, कांग्रेस के रोल को कम करके नहीं आंक सकते। और भी जो ताकतें थी छोटी रही हों, चाहे वो RSS हो या वो हिंदू परिषद हो या भगत सिंह जी के मार्ग पर चलने वाले लोग हों, या पहले औरबिंदो लोग जो थे, और आपके
1905 में जो हुआ स्वराज की लड़ाई, स्वराज की लड़ाई। तो वो बाल गंगाधर तिलक, जी लाला लाजपत राय, तो ये सबका उसमें योगदान तो है, बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने देश को जगाया, लोग आलोचना कर सकते हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम कम्युनिस्ट हैं। तो कम्युनिस्ट अगर अपने दृष्टिकोण से सोचें, आलोचना करेंगे, वो उचित नहीं है। हम उनसे जो चाहते हैं आज के माहौल को देखते हुए वो भी उचित नहीं होगा। उस वक़्त के माहौल में जहाँ पर कि कांग्रेस बनने पर 3 चीयर्स करती थी, क्वीन का और किंग का। हाँ, बड़ा फर्क आ गया है सर। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, 2 मिनट में खबरें इधर से उधर फैल जाती हैं। गांधी जी उसको घूम घूम करके पूरे हिंदुस्तान में, गांव में, कारखानों में लेके गए और आंदोलन को, लोगों को जगाया। बहुत बड़ा योगदान था वो। मगर वो हर दफ़ा जब तीव्रता पकड़ता था आंदोलन तो उसको रोक देते थे। जी जी। और 1918 में जो सोवियत यूनियन में कम्युनिस्ट पार्टी का राज बढ़ गया, उससे कम्युनिज्म भी हिंदुस्तान में, सोशलिज्म की बात भी होने लगी। नेहरू जी खुद जो है वो समाजवाद के उससे थोड़ा प्रभावित थे। जी जी। लोग कहते हैं फेबियन सोशलिस्ट हैं वो, जो भी है, समाजवाद का एक अपना हवा में उसका भी शोर था और उसका जोर था। आपने जियोपॉलिटिक्स के विभिन्न आयामों को सारगर्भित किया है इस किताब में। मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर एक निष्कर्ष निकाला जाए कुछ लाइनों में या कुछ पहलुओं में, कि इस किताब को पढ़कर किस तरीके का अलग जो जानकारी है या ज्ञान है या फिर निष्कर्ष किसी को हासिल हो सकता है, उस पर अगर आप प्रकाश डालें। हाँ, एक थोड़ा सा और बात हम करना चाहेंगे। जो काउंटर बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा स्किप करके हम चलेंगे कि एक समय ये भी आया कि जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया तो कैबिनेट मिशन आया। जी। पहले चुनाव कराया गया कि साहब अब बहुत दिन से चुनाव नहीं हुआ, 37 के बाद से तो चुनाव होगा। फिर वही हालत हुई, मुस्लिम लीग कहीं भी सरकार नहीं बन पाई, सीटें बढ़ गई, मुसलमानों के सेपरेट इलेक्टोरेट में वही थे। जी। यूनियनिस्ट पार्टी और बाकी इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टीज वो घट गई। तो एक फोर्स तो उसकी दिखाई पड़ी बढ़ते हुए। सरकार बनाने की स्थिति अभी भी नहीं थी उनकी। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी जो है वो फ्रंटियर गांधी और उनके भाई डॉक्टर खान जो थे, उनकी सरकार, कांग्रेस की सरकार, अब्दुल गफ्फार खान साहब। हाँ, उनके भाई डॉक्टर खान थे, जी। वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने। अच्छा। उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर होते थे। काउंटर बैलेंस गायब, क्या करा जाए। यहाँ आज़ादी की बात हो रही है, आप छोड़ो, क्विट इंडिया ऑलरेडी हो चुका था 42 में। बीच में क्रिप्स मिशन आया था, फेल हो गया था 42 में। हमने ये भी दिखाया है कि कैसे क्रिप्स मिशन के टाइम ही उनके प्रस्तावों में इनबिल्ट है, और जो 13,000 पन्नों का 12 वॉल्यूम्स का ट्रांसफ़र ऑफ पावर का डॉक्यूमेंट जो अंग्रेज़ों ने रिलीज़ किया है, वो सारा उसमें अध्ययन करके उसके आधार पर कि ये उनका तब से उनका जो है वो पाकिस्तान बनाने के पक्ष में थे। वो अगर मुसलमान चाहेंगे तभी बनेगा, कोई संविधान हम नहीं मानेंगे जब तक कि मुस्लिम लीग उस पर मोहर नहीं लगाएगी। यानी आपने ट्रम्प कार्ड उनको वीटो पावर दे रखा था अंग्रेजों। मतलब क्या था वीटो पावर का? कि हम तो चाहते हैं कि जैसा वो कहेंगे वैसा हो। और ये उनको मिडिल ईस्ट के लिए चाहिए था। उनका खेल तब से चल रहा था कि अगर हिंदुस्तान हाथ से जाएगा तो नॉर्थ वेस्ट में हम पाकिस्तान बनाएंगे और उधर उस पार मिडिल ईस्ट में इजराइल बनाएंगे। इजराइल और पाकिस्तान दोनों जियनिस्ट कार्यक्रम हैं जी। जिससे वो मध्य मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं और रशिया पर दबाव बनाने के लिए और पेट्रोल पर नियंत्रण रखने के लिए। ऑयल, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के गवर्नर थे कैरो। इनकी थिंक टैंक्स हुआ करते थे
किसी ने उसको उठाया नहीं। देश जो चलता है, जो हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं, मीडिया में देखते हैं, वो सब कुछ नहीं होता। जो प्रधानमंत्री या और नेता बोलते हैं, पीछे पर्दे के जो थिंक टैंक्स काम करते हैं और जो रखते हैं, डोवाल साहब नहीं बोलते, वो भी गाइड करता है क्या किया जाए, क्या पॉलिसी हो। तो ऐसे 2 थिंक टैंक्स बने हुए थे। जी वाइस रॉय ने यहाँ बना रखा था और ब्रिटेन ने वहाँ बना रखा था। उन सब को भी हमने इसमें उनकी डॉक्यूमेंट से लेकर बनाया। तो ये जब काउंटर बैलेंस फेल हो रहा था तो कैबिनेट मिशन आया। तो कैबिनेट मिशन ने क्या कहा, हिंदुस्तान को 3 भाग में बांटो। 2 वैकल्पिक प्रस्ताव, सबसे बात किया, कश्मीर गए, कश्मीर से लौट के प्रस्ताव रखा। 2 विकल्प। पहला विकल्प जो वो चाहते हैं कि हो, हिंदुस्तान एक रहेगा मगर 3 भाग होंगे। एक भाग वो है जहां हिंदू मेजॉरिटी है, दूसरा भाग नॉर्थ वेस्ट का जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है, और तीसरा भाग होगा नॉर्थ ईस्ट में जिसमें बंगाल और असम होगा पूरा। अब खेल देखिए आप, बंगाल पूरा और पूरा असम रखने का मतलब कि दोनों फ्रंटियर उनके हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल। आसाम जबकि मुस्लिम बाहुल्य नहीं है, मगर आसाम को पूरे बंगाल करीब करीब हाफ एंड हाफ पॉपुलेशन थी, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, मगर उसको भी विभाजित करना है। और इंडियन ओशन कंट्रोल होगा, इधर कराची आपके हाथ में, उधर कलकत्ता और वो आपके हाथ में, इंडियन ओशन में आपका राज है। और तीनों अपना संविधान बनाएंगे अलग अलग, तीनों की कमेटी बनेगी, ABC, 3 कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, और उसके ऊपर सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिसमें केवल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, 3 विषय। और वो ब्रिटिश के हाथों में, यानी नहीं, उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग बराबर बराबर। एक कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि रोटेशन से प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। अच्छा, यानी हिंदुस्तान आज़ाद हो तो ऐसा खपच्चियों पर खड़ा हो कि आश्रित रहे उस वक्त तक अमेरिका का भी बहुत भारी इन्फ्लुएंस हिंदुस्तान में शुरू हो चुका था, उसका भी जिक्र इसमें है। अच्छा। तो अमेरिका और ब्रिटेन दोनों चाहते थे कि ये, जैसे अमेरिका में स्टेट्स लोग सेपरेट रहते हैं, ऑटोनोमस रहते हैं, उनके डुअल सिटीजन है, स्टेट के भी हैं, इस तरीके से वो चीज़ वो यहाँ पर ग्राफ्ट करना चाह रहे थे। उसका मतलब क्या था कि लार्ज पाकिस्तान विद इन इंडिया, भारत के अंदर महापाकिस्तान, ये पहला विकल्प। जब 2 संविधान में मुस्लिम मेजॉरिटी के हाथ में चला गया और वो एक बड़े संविधान के तहत ऑटोनोमस हैं, रेजिडोरी पावर भी उनके हाथ में है। दूसरा विकल्प कि अगर इसको आप लोग ये सब नहीं मानते हैं तो फिर हम पार्टीशन कर देंगे जिसमें नॉर्थ वेस्ट और बंगाल पंजाब डिवाइड होगा, और ये आपका ट्रंकेटेड पाकिस्तान, छोटा पाकिस्तान। तो विकल्प रखा उन्होंने 1946 में, बड़ा पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर या छोटा पाकिस्तान हिंदुस्तान के बाहर। तो बैलेंस, काउंटर बैलेंस, जब ये फेल कर गया, और वो क्यों कैसे फेल हुआ उसकी बात भी है पुस्तक में, मगर जब फेल हो गया तो फिर विभाजन हो गया। लोग कहते हैं साहब कि पता नहीं था कि कैसे जल्दीबाजी में पाकिस्तान बनाया गया है और इसीलिए खून खराबा ना, ये भी एक महत्वपूर्ण पहली है। विभाजन, हाँ, तो कोई जल्दीबाजी में कुछ नहीं हुआ। जल्दबाजी में हिंदुस्तान और उसका बंटवारा नहीं हुआ, और ना ही दंगा फसाद बंटवारे की वजह से हुआ। अच्छा, दंगे फसाद की अलग वजह थी? वजह यही थी कि
मुस्लिम लीग को अलग राज्य चाहिए था और अंग्रेज चाहता था धमकाना कि अगर आप लोग पहले विकल्प को नहीं मानते हैं तो फिर विभाजन होगा और पाकिस्तान अलग बनेगा। जी। तो पाकिस्तान जो है के लिए तो सन 30 के बाद से बराबर मुस्लिम लीग और अंग्रेज एकदम सहमत थे। मुस्लिम लीग अपने बल पे बना नहीं सकता था उसको, इसलिए अंग्रेज के बल पे ही बन सकता था। इसीलिए हमने इसमें लिखा है, ये पुस्तक के पीछे, कि ये अंग्रेज जो है वो असली कायदे आजम, ब्रिटेन इज द रियल कायदे आजम। याद करिए आप कि जब नेहरू जी, कांग्रेस ने शर्तों के साथ कैबिनेट मिशन के प्लान ए को माना। जी जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उसको मान लिया था मगर फिर विड्रॉ कर लिया, ये कहते हुए कि कांग्रेस ने क्वालिफाइड करके अपना दिया हुआ है, इट इज़ ए क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। वो क्या एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, हम विड्रॉ कर ले रहे हैं। मगर अंग्रेज़ों ने जल्दी में थे तो उन्होंने इसको मान लिया, कांग्रेस के एक्सेप्ट कर लिया। नेहरू जी को बुला करके उन्होंने बना दिया वाइस प्रेसिडेंट, सरकार बन गई केंद्र की, मुस्लिम लीग बाहर। डायरेक्ट एक्शन 16 अगस्त 1946। राइट्स जो होते थे पहले भी हुए, बहुत हुए, मगर ये पहली दफा राइट की पॉलिटिक्स ने जन्म लिया देश की स्वाधीनता से के संग्राम से जोड़कर। और जो बंगाल से शुरू हुआ वो पेशावर तक पहुंची आग उसकी। कई हिंदुओं ने, जब देखिए दंगे की पॉलिटिक्स में क्या होता है, आप शुरू कर सकते हैं जी जी, उसके बाद आपका कोई नियंत्रण नहीं है, फिर एक चेन रिएक्शन होता है। कहीं मुसलमान ने हिंदू को मारा है, बिहार में हिंदू ने मुसलमान को मारा, और फिर वो पेशावर में उधर मारा, तो ये आपके कंट्रोल के बाहर। तो ये स्वतंत्रता संग्राम के जब अंतिम चरण में हम पहुंचे हैं, उस वक़्त अंग्रेज और पाकिस्तान इस बात को समझ गए, मुस्लिम लीग इस बात को समझ गए कि बिना विभाजन के अलग नहीं चलेगा। तो विभाजन एकता के अंदर हो या एकता के बाहर हो, इसलिए वो कैबिनेट मिशन का प्लान उस तरीके से बनाया गया। और तभी से ये लोग, आप लाहौर सेशंस के प्रस्ताव से देखिए, बहुत स्पष्ट था कि जहाँ जहाँ मुसलमान की मेजॉरिटी है वो सब पाकिस्तान के एरिया में जाएंगे। जी जी। और केवल ये था कि ये लाइन ऐसे ऐसे कहाँ से जाए, मोटा मोटा तय था कि कहाँ से जाना है। अब थोड़ा बहुत सौदाबाजी का हिस्सा था उतना, तो ये दंगा फसाद तो 46 से शुरू हो चुका था। और कहूँ कि इसका जो प्रीफेस था वो आपने बताया कि जियोपॉलिटिक्स कहाँ से शुरू हुई और फिर कहाँ से फ्रीडम ऑफ इंडिया तक पहुँची। अब जो इसका उपसंहार है, जो सबसे अंत का विषय है, वो आपने क्या चुना? जियोपॉलिटिक्स तो पुनः आ जाती है ना, पाकिस्तान का और बांग्लादेश जो बाद में बना, दो हिस्से जो पाकिस्तान के थे वो फ्रंटियर कंट्रोल किस लिए था? न्यू जियोपॉलिटिक्स। वर्ल्ड वॉर 2 ने दो सुपर पावर नए पैदा कर दिए, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म टूट गया। हमारी आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है वर्ल्ड वॉर 2 का। हिटलर जो भी रहा, उसकी बहुत सी गलतियां हैं, उसकी आलोचना दुरुस्त है, पर अगर उसने इंग्लैंड में बम न फेंका होता और उसको बम्बार्डिंग नहीं की होती लंदन में, उसने कमर तोड़ दिया ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की।
वो हमारे लिए फायदेमंद साबित हुआ। जापान और सुभाष चंद्र बोस जी के संग्राम ने जो इंडियन सिपाही के ऊपर भरोसा था इंग्लैंड का, उसको तोड़ दिया। तो वो तो यहां रह ही नहीं सकता था। तो एक ही रास्ता था, पाकिस्तान बनाओ। और किस तरह से पाकिस्तान बना है वो भी आप जानते हैं। सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान को तो जबरदस्ती कब्जा कर लिया। पीओके को मेजर ब्राउन ने कब्जा कर दिया। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की एक ये भी कहानी इसमें बड़ी महत्वपूर्ण मिलेगी आपको, रोचक, कि किस तरीके से और क्यों कर कांग्रेस ने, हम आज की कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, उस समय की कांग्रेस जो है उसमें एक अम्ब्रेला थी, इसमें सब तरह के लोग थे, आज़ादी से पहले की। तो वो जो कांग्रेस ने, और ख़ास तौर से नेहरू जी की, इसमें हमने आप आलोचना पाएंगे कि किस तरीके से, क्योंकि माउंटबेटन वहाँ पर, जब जिन्ना ने कहा कि हम गवर्नर जनरल बनेंगे, तो आपने अपना गवर्नर जनरल क्यों नहीं बनाया, माउंटबेटन को क्यों रखा, और माउंटबेटन को रखने से आपको क्या फ़ायदे हुए और क्या नुकसान हुए। आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, माउंटबेटन और नेहरू जी, और नेहरू जी के प्रभाव में कांग्रेस ने भी उसको स्वीकार किया। उन्होंने इसकी कहा कि हम फिर से चुनाव कराएंगे। बताइए, 1945 दिसंबर और जनवरी 1946 में तो इलेक्शन हुआ है, वहाँ पर सरकार कांग्रेस की बन गई है। 9 दिसंबर को संविधान सभा हिंदुस्तान की बैठ चुकी थी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के डेलीगेट हिंदुस्तान की संविधान सभा में बैठ रहे थे, डेलीगेट थे वो। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एक डेलीगेट थे जो वहाँ से वो चुन करके आए थे। फिर से चुनाव कराएंगे, हालात बदल गए। हालात दंगे फसादों के अलावा जो इस्लाम के नाम पे किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, और तो कुछ नहीं था फर्क। तो कहा था इलेक्शन कराएंगे फिर से। नेहरू जी ने मान लिया, कराइए फिर से इलेक्शन। मगर विचार आया माउंटबेटन के दिमाग में कि मान लीजिए चुनाव में फिर से जीत गए फ्रंटियर गांधी की फोर्स, कांग्रेस की पार्टी, जी। फिर क्या करेंगे, फिर पाकिस्तान कैसे बनेगा। तो कहा था इलेक्शन नहीं होगा, हम रेफरेंडम कराएंगे। नेहरू जी इसको भी मान लिए, कांग्रेस ने भी मान लिया। रेफरेंडम क्या होगा भाई, सब जगह बात हो रही थी कि 3 विकल्प दिए जाएंगे, कि या तो आप हिंदुस्तान चले जाइए, या पाकिस्तान में जाइए, या इंडिपेंडेंट हो जाइए। जो फ्रंटियर गांधी की फोर्सेस थी, वो रेड शर्ट, वो चाहते थे कि इंडिपेंडेंट हो। बन्नू का रेजोल्यूशन भी हो चुका था उनका। तो कहा साहब ये मान लीजिए रेफरेंडम हो और 3 विकल्प दिए जाएंगे, तो कहीं उन्होंने कह दिया कि हम इंडिपेंडेंट प्रस्ताव जीत गया, तब कैसे पाकिस्तान बनेगा। तो कहा नहीं साहब, ये 3 ऑप्शन नहीं होंगे, इधर 2 ऑप्शन, हिंदुस्तान या पाकिस्तान, जो आपने बताया। मैं आपसे अब अंतिम एक बात पूछना चाहूँगा। जियोपॉलिटिक्स, इनको ये इलाके चाहिए थे। सोवियत यूनियन और चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी गेन कर रही थी, जो इन्हें आशंका थी कि वो पावरफुल हो जाएगी, कंट्रोल करने के लिए ये इलाके इनको चाहिए थे। दैट इज़ द जियोपॉलिटिक्स। जो ग्रेट गेम चल रहा था, वो ग्रेट गेम दूसरा बन गया। सोवियत यूनियन वर्सेस, पहले भी था, अब अमेरिका पावर बन गया, तो वो दूसरा गेम बन के आके। एक अंतिम बात आपसे पूछना चाहूँगा मैं, कि किससे प्रेरणा मिली आपको कि ये बुक मुझे लिखनी चाहिए जियोपॉलिटिक्स पर, और किसको समर्पित करना चाहेंगे आप कि ये जो ज्ञान है लोगों तक पहुँचे। सबसे, ये हमारी पुस्तक जो है, ये हमारे पिताजी को डेडिकेटेड है जी। और वो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो साल भर नैनी सेंट्रल जेल में 1942 के मूवमेंट के दौरान बंद थे जेल में। और
उनकी कुछ कविताएं भी हैं उस समय जो उन्होंने लिखी थी, उसको भी हमने संकलित कराया है। रूपा ने उसको छापा है, तो जब इसका होगा, लॉन्च होगी, विमोचन होगा, तो उसको भी साथ में होगा। वो हमारे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे गुरु भी हैं। हम लॉ फैकल्टी में जब पढ़ते थे तो जो कुछ पढ़ते थे वो आके उनसे चर्चा करते थे, वो समझाते थे। और हमने पूरा केशवानंद भारती का केस, जी बिल्कुल, जिसमें वो एक जज थे 13 में से, तो पूरा सुना पालकी वाला सबको, चिरवई को। तो वो हमारे गुरु भी हैं और पिता हैं, तो सब वही हमारे सबसे प्रेरणा के स्रोत हैं। और उसके अलावा जब मैं पुस्तक लिख रहा था तो कभी कभी सोचता था, विचार पता नहीं पूरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, हम कहाँ से कहाँ फैला दिया है मैंने इसको। तो हमारी पत्नी हैं सुनीता जी, जो उन्होंने कई किताबें लिखी हुई हैं जी, ट्रैवलॉग्स, तो वो धक्का लगाती थी कि इसको अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है, तो ये पुस्तक उन्हीं को डेडिकेटेड है। और इसका असली सवाल जो आपने पूछा था कि इसका महत्व क्या है आज के समय में, क्यों लिख रहे हैं आप, ये बात क्या है, हम आज भी देखते हैं कि जो हम लोग की सेकुलरिज्म की बात है, या जो कम्युनल स्लांट दिया जाता है, या जो मुस्लिम पक्ष में ये एक धारणा होती है अपने आप को मुगलों से जोड़ने की। सेकुलरिज्म संविधान ने माना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हिंदुस्तान में काफ़ी संख्या में हैं मुसलमान, सेकुलरिज्म ज़रूरी भी है, इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, भाईचारा। मगर आप इस्लाम से जुड़े हैं, मुसलमान होने का मतलब आप इस्लामिक हैं, इस्लाम से जुड़े, आप प्रॉफिट मोहम्मद के विचारों से जुड़े हैं, इबादत करिए। मुगलों से क्या ताल्लुक है इससे, कि अगर आप, मुगल ने कोई अत्याचार किए हैं हिंदुस्तान में, आप उसको उसके से क्यों जोड़ रहे हैं अपने आप को। उन्होंने इस धरती को कब्जाया, राज किया, जबरदस्ती तमाम अत्याचार किए। तो जो इन्वेडर है उसको, उससे अपने आप को क्यों जोड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे उसने तलवार के बल पे आपको कन्वर्ट किया हो, या आप स्वेच्छा से हुए हो, चाहे आप धन से प्रेरित हुए हों, चाहे अपनी ज़मीनों की रक्षा करने के लिए कन्वर्ट हो गए हों, या कुछ और तजारत के लिए आपने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, सुविधा के लिए, या जजिया से बचने के लिए ट्रेडर्स थे, आपने कन्वर्ट कर लिया, वो अलग बात है। कन्वर्ट हुए इस्लाम में हुए हैं, तो इस्लाम में आप करिए इबादत। इस्लाम को तो जगह है ही है हिंदुस्तान, पहले भी हिंदुस्तान ने जगह दिया उसको। मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करिए, यहाँ पर जो मुगल हैं उनसे अपने आप को जोड़िए। हम क्यों ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हैं आज लोधी गार्डन और ये सड़कों को उनके नाम कर रखा। हमारे आर्यभट्ट के नाम पे एक रोड नहीं है, शंकराचार्य के नाम पे क्यों नहीं है, शंकराचार्य गार्डन क्यों नहीं बना देते, सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे क्यों नहीं बना देते। मतलब अपनी सिविलाइजेशन को तो रिगेन करना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। और करना चाहिए हर जगह के लोगों को जी। हमारा जो डिस्कनेक्ट है हमारी सिविलाइजेशन से, वो बरकरार रखने का जो त्रुटि थी, सब कुछ जो हुआ नेहरू जी के ज़माने में या कांग्रेस के सरकार के ज़माने, वो हम उस पर नहीं कुछ कह रहे हैं, टिप्पणी नहीं कह रहे, सब गलत। मगर अपनी सभ्यता को, अपने कल्चर को जोड़ के रखना, उससे कनेक्ट पूरा स्थापित करना, ये अत्यंत आवश्यक है। यानी कि इसका मकसद जो है पुस्तक का वही है कि आप अपने कल्चर से जुड़ें और जानें कि आपका जो इतिहास था उसकी हकीकत क्या है और किस तरीके से आपको आज़ादी मिली, यहाँ तक आपने
लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इस कहा ना, जैसे कन्वर्जेंस है, जी जी अब कन्वर्जेंस आप पढ़िए आर्टिकल 25 वगैरह तो ठीक है, हमको स्वेच्छा है हम कन्वर्ट हो जाएं, हम स्वेच्छा है कि हम इस्लाम को माने या बुद्धिज़्म को माने या किसको माने, पर ये कहाँ है कि अगर आप प्रेम पूर्वक शादी कर रहे हैं तो आपके ऊपर ये कंडीशन हो कि आप कन्वर्ट होंगे तभी शादी होगी, नहीं तो नहीं। ये फोर्स नहीं है तो क्या है? महिला के ऊपर फोर्स है कि या तो जाओ तुम अब, और नहीं तो बस कन्वर्ट करो। तो स्वेच्छा से कन्वर्जन अपनी कॉन्शियंस के हिसाब से तब होता है जबकि आप कुरान इत्यादि पढ़ करके आप समझें कि ये अच्छा धर्म है, बेहतर धर्म है आपकी नज़र में, और आप कन्वर्ट हो गए। मगर हमें भूलना नहीं चाहिए कि कन्वर्जेंस हिंदुस्तान में जो हुए उसका परिणाम क्या हुआ है, हैं? पूरे कन्वर्जन, मान लीजिए हम लोग अगर जो हिंदू हैं अपने, अगर वो भी कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे, दोनों तरफ से कन्वर्जन का मतलब सिविल वॉर। तो एक पक्ष जो बहुमत में है वो कहे कि हम तो चुप हैं, हम आपको नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं कि आप हिंदू बन जाइए। आप कहेंगे हम कर देंगे, क्रिश्चियंस के चर्च कहेगा हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो सिविल वॉर हो जाएगा। वी विल गो बैक टू डायरेक्ट एक्शन, और वो सारा पूरा सिनेरियो फिर से हिंदुस्तान में होगा। तो ये संविधान के जो अक्षर हैं, अगर इतिहास हम नहीं पढ़ेंगे कि ये कन्वर्जेंस वगैरह जो हिंदुस्तान में हुए हैं उसके परिणाम क्या हुए हैं, उससे जोड़ करके हमें संविधान के अक्षरों को समझना होगा। तो ये किताब वकीलों के लिए जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कोई सब कुछ आप हम जो लिख रहे हैं उसको माने, या सब कुछ जो है वो आखिरी शब्द है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसलिए है कि इस दिशा में और लोग पढ़ें और लोग सोचें और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करें। इसको याद रखें कि जब संविधान सभा बनी थी तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कहा गया था कि टू रीगेन द ग्लोरी ऑफ आवर एंशिएंट लैंड। ये एक्सप्रेशन है नेहरू जी का, है के द्वारा लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पास हुआ। संविधान में इंडिया दैट इज भारत क्यों लिखा है, दैट इज भारत? ये बड़ा भारी इशारा है कि अपनी सभ्यता को आप के अनुसार इसको, अमेरिका, हम लोग जो है आदत है ना, कुछ होगा क्वेश्चन तो कहेंगे अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड, यानी माइंड को डीकोलोनाइज करना जरूरी है। ये सर, मैं अब इस चर्चा को विराम देना चाहूँगा। और अब आपने सुना वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी जी को, जिन्होंने जियोपॉलिटिक्स, ख़ास तौर पर जो ऐतिहासिक जियोपॉलिटिक्स है और उसमें भारत की जो भूमिका है, और उसके बाद भारत की आज़ादी, ख़ास तौर पर वो चैप्टर जहाँ पर भारत के संविधान के निर्माण को उकेरा गया है, कितना महत्वपूर्ण है और कितना ज़रूरी है। और ये संयोग आपको इस पुस्तक में मिलेगा जो वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी जी ने लिखी है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।